नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों स्टूडेंट देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो आज आपके 1 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। इस शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट जीके के सवाल स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर एग्जाम खत्म होने के बाद जो सेंड किए। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड तक आपको बने रहना है। यहाँ पर विश्लेषण थोड़ा हटकर होने वाला है, यानी जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब्जेक्ट वाइज अपन एनालिसिस देखेंगे। यानी आज आपकी सेकंड शिफ्ट की बात करें तो नृत्य उत्सव संगीत जो कला संस्कृति वाला सेक्शन है, जहाँ पर प्रत्येक शिफ्ट में एसएससी के एग्जाम सवाल आता ही आता है। तो यहाँ से 5 सवाल पूछे गए हैं। इतिहास से सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी प्रकार आपने एनालिसिस है वो फर्स्ट शिफ्ट का भी देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर चेकआउट करना। चैनल पर वीडियो डाला हुआ है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल विजिट करना है। एक साथ ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर अपन क्वेश्चन देख रहे हैं जो 1:30 पर शिफ्ट एंड हो रही है, उसकी बात कर रहा हूँ, 12 से 31 वाली। इतिहास से 3 सवाल, भूगोल से 2 सवाल, करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन है, इकोनॉमी के 2 हैं, पॉलिटी के भी 2 हैं, साइंस के भी 2 सवाल है। तो 2-2 सवाल ज़्यादातर आ रहे हैं यहाँ पर। करंट अफेयर्स के 4 सवाल हैं। बाकी यहाँ पर जो नृत्य उत्सव वाला ये सेक्शन है, इससे 5 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें संगीत वगैरह सारे इंक्लूड हैं। जनगणना से 1 सवाल है। विविध में बुक्स और ऑथर्स के यहाँ पर 2 सवाल थे। बाकी विविध के इस प्रकार टोटल 4 सवाल पूछे गए। तो यहाँ पर आज के सेकंड शिफ्ट का ये आपका एक तरीके से पूरा विश्लेषण है, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे गए हैं वो देखिएगा। ये 25 सवाल सेकंड शिफ्ट में। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। शुरुआत करते हैं नृत्य उत्सव संगीत कला संस्कृति से। जो 5 सवाल पूछे गए हैं वो कौन से हैं। सवाल नंबर 1 देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, इवन अभी आप एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको पता चल रहा होगा किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट होगा। कॉन्फिडेंस के लिए मॉक टेस्ट अनिवार्य है। अभी जो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो पाती है। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक बार पास लेने पर 1 वर्ष की वैलिडिटी के लिए आप पास ले लेते हो, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। चाहे एमटीएस का एग्जाम आ रहे हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का, जितने भी बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट के आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं वो भी यहाँ पर कवर है, पुलिस वगैरह सारा कुछ एग्जाम्स के एक ही मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएगा, एक ही पास में। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो बेहतरीन डील चल रही है टेक्स्ट बुक पास प्रो की। इसमें आपकी प्रीवियस ईयर के पास प्रो में क्या बेनिफिट है, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर होते हैं ना, वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइव यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सारे एग्जाम्स के आपको मिल जाएंगे। पास प्रो, ईयरली पास प्रो आप ले सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट में ये पास आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा बेहतर डील के लिए। अभी यदि आप दिल्ली पुलिस वगैरह कांस्टेबल एग्जाम की नेक्स्ट तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर अपडेट किए गए हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को रखिएगा। और यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए टीटीजी के कूपन कोड है। बाकी आपको एक पास में 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। सवाल देखिएगा। वसुंधरा दोरास्वामी, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, ये किस क्लासिकल डांस के डांसर हैं। तो वसुंधरा दोरास्वामी हो गई, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, ये भरतनाट्यम के डांसर हैं। प्रत्येक सेट में डांसर का सवाल आ ही रहा है एक तरीके से। भरतनाट्यम के डांसर की बात करें तो रुक्मणी देवी अरुंधले का नाम आता है। ई कृष्णा अय्यर है, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये सभी भरतनाट्यम के ही डांसर हैं। इसी प्रकार कुचिपुड़ी के डांसर की बात करें, भरतनाट्यम है दोस्तों तमिलनाडु का। और कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है, इसके डांसर में आपके रागिनी देवी, रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान, बाला सरस्वती। कथकली जो केरल का डांस है, वीएन मेनन, गुरु कुंचुक रूप, गोपीनाथ, कोटकल शिवरमन, रीता गांगुली, ये कथकली के। ओडिसी के इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फेब्री, गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा ओडिसी के हैं, सोनल मान सिंह ओडिसी, शेरॉन लोवेन ओडिसी। मणिपुरी में बात करें तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, गुरु विपिन सिंह मणिपुर के हैं, ठीक है। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर है, राजा भागचंद्र है, नैना सुवर्णा रंजना, ये सभी मणिपुर की हैं। क्षत्रिय में शंकर देव का नाम आता है, गुरु जतिन गोस्वामी ने, और सरोदी शेक्या है। सरोदी शेक्या का पूछा हुआ सवाल है हाल ही में। मोहिनीअट्टम में वीएन मेनन, कल्याणी अम्मा है, सुनंदा नायर है, कलामंडलम शरणवती है, माधुरी अम्मा है, जयप्रभा मेनन, मोहिनीअट्टम की। कथक में आपने देखा योगा फर्स्ट सेट में बता चुका हूँ, सब इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यामिनी कृष्ण मूर्ति का पूछ भी लिया है, तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की डांसर है यामिनी कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट यहाँ पर भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र के वादक है। भजन सोपारी अब क्लासिकल, ये जो वाद्य यंत्र वादक का आपके सीएचएसएल सीजीएल में आपने बार बार रिपीट होता हुआ सवाल देखा होगा। इसका अलग से वीडियो डाला हुआ है, वाद्य यंत्र वादक टॉप ट्रेनिंग जीके करके सर्च करेंगे, और पीडीपी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। भजन सोपारी है संतूर के, ठीक है। संतूर जो इंस्ट्रूमेंट है, इनके प्रमुख वादक के पलेर की बात करें तो शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी पंडित तरुण भट्टाचार्य का नाम आता है। ध्यान रखिएगा, शिव कुमार शर्मा का काफी बार पूछा, तो शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी पंडित तरुण भट्टाचार्य संतूर प्लेयर है।
सितार प्लेयर की बात करें तो उमाशंकर मिश्र है, पंडित रविशंकर, सितार रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शहीद परवेज, वंदे हसन, अनुष्का शंकर, हाराज शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान, सुजात हुसैन खान, अरविंद पारिक, ये सभी सितार वादक है, जिसमें प्रमुख रूप से उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी और विलायत खान का नाम आता है। और संतूर में शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी और पंडित तरुण भट्टाचार्य। सारंगी प्लेयर में शकूर खान इंपॉर्टेंट है, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान, अब्दुल लतीफ खान सारंगी वादक है। वायलिन प्लेयर में लालगुड़ी जयराम, विजी जोग, एम चंद्रशेखरन, एनआर मुरलीधरन, एम एस गोपाल कृष्णन, टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजम, तो लालगुड़ी जयराम, विजय जोग, ये सभी वायलिन प्लेयर हैं। सरोद वादक में अलाउद्दीन खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, अमजद अली खान, ठीक है, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, ये सभी हैं सरोद प्लेयर। रुद्र वीणा का बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें मोहिनुद्दीन डागर का नाम विशेषकर आता है। रुद्र वीणा में एक तो अशद अली खान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बंदे अली खान, अशद अली खान, मोहिनुद्दीन डागर है, जिसमें आपके बाहुद्दीन डागर है, तो डागर फैमिली में यहाँ पर मोहिनुद्दीन और बाहुद्दीन और अशद अली खान है, बंदे अली खान है, बिंदु माधव पाठक है, ये रुद्र वीणा। मोहन वीणा वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वमोहन भट्ट एकमात्र नाम जो आता है, विश्वमोहन भट्ट, मोहन वीणा। बाकी शहनाई वादक में आप देखेंगे दयाशंकर, बिस्मिल्लाह खान है, विशेष रूप से बिस्मिल्लाह खान का पूछ लिया जाता है शहनाई वादक। तबला में जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, गुद्दई महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह है, उस्ताद शफात अहमद, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, सभी तबला वादक है। पखावज में पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे तोता राम शर्मा पखावज है, गोपाल दास, रामशंकर पागलदास, पंडित अयोध्या प्रसाद, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह पखावज है। मृदंगम भी इंपॉर्टेंट है, के वी प्रसाद, एस वी राजा राव, उमाल्यपुरम शिवरामन, पालघट मणि अय्यर है, मणि है, पालघट रघु, ये मृदंगम के प्लेयर हैं। पंडित जसराज किस घराने से बिलोंग रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। इससे पहले CHSL 2023 एग्जाम में पूछा पंडित जसराज को पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला, तो 2000 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। जयपुर मेवाती घराना, जोधपुर घराना, मियाँ बंदे अली खान, बीकानेर घराना, ये मेवाती घराने में आते हैं। संस्थापक है मेवाती घराने के घग्गे नजीर खान और वहीद खान बिनकर, होलकर कोट, इंदौर में। शिष्य पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभ्यंकर, ये सभी मेवाती घराने के संबंध रखने वाले हैं, प्रतिपादक हैं। इसी प्रकार सबसे पुराना घराना जो ग्वालियर घराना है, इनके जन्मदाता है नत्थन खान पीर बख्श हैं, और सबसे बड़ा ख्याल घराना है ग्वालियर घराना। इस घराने के प्रमुख यदि आप गायक की बात करें तो हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, ये ग्वालियर घराने के बहुत बार सवाल पूछा हुआ है। बाकी नारायण राव व्यास, बालकृष्ण बुआ, एचल करीजकर, पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर, ओंकारनाथ ठाकुर, विष्णु राव, विनायक राव पटवर्धन, वीणा सहस्त्रबुद्धे है, इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर घराने की वीणा सहस्त्रबुद्धे। हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, ग्वालियर घराना, और ये ख्याल घराना है। किराना घराना है, ये गोपाल नायक गोपाल द्वारा स्थापित है, और लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है किराना को अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध गायक में आपका पूछा हुआ सवाल है पंडित भीमजैन जोशी और गंगूबाई हंगल का, ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है SSC के द्वारा, ये दोनों ही किराना घराना, भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल किराना घराना। इसके अतिरिक्त स्वाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोडकर, माणिक वर्मा और सुरेश बाबू माने, ये किराना घराने से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ तो आगरा घराना है, जिसे रंगीला घराना बोलते हो, हाजी सुजान खान और उस्ताद घग्गे खुदा बख्श के द्वारा स्थापित है। इसके प्रमुख गायक में आगरा घराना में फयाज खान, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकिनी, CR व्यास और विजय किचलू, ये आगरा घराने के संस्थापक है, ये प्रतिपादक है। ठीक है, पटियाला घराना की बात करें तो ये एक तो फ़तेह अली खान और अली बख्श खान है, बड़े फ़तेह अली खान और अली बख्श खान इनकी स्थापना की है। प्रसिद्ध संगीतकार में बड़े गुलाम अली, अजय चक्रवर्ती, रजा अली खान, बेगम अख्तर है, निर्मला देवी, नैना और निर्मला देवी पटियाला। भिंडी बाजार घराना है, छज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन के द्वारा स्थापित है। प्रसिद्ध संगीतकार में उस्ताद अमन अली खान, शशिकला कोरटकर और अंजनी बाई मालपेकर है, भिंडी बाजार घराना। इसी प्रकार दिल्ली घराना बहादुर शाह जफर के गुरु गुलाम हुसैन के द्वारा स्थापित है, जिसमें प्रमुख शिष्य आपको पूछ रहे तानरश खान है, तो ये दिल्ली घराना। शब्बू खान, उमराव खान, चांद खान, उस्मान खान, नन्हे खान, संगीत खान, शम्मन खान, ममन खान, बुंदू खान, नसीर अहमद, जहूर अहमद, कृष्ण बिष्ट, ये दिल्ली घराना। इसी प्रकार रामपुर सहस्त्रवान घराना में
महबूब खान के पुत्र उस्ताद इनायत हुसैन खान के द्वारा स्थापित ये जो रामपुर सहस्त्रवान घराना है, इसके प्रसिद्ध गायकों में मुश्ताफ हुसैन खान का नाम आता है, निसार हुसैन खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान है, गुलाम सादिक खान है, हैदर खान है, राशिद खान है। ये रामपुर सहसवान घराना के बिलोंग रखते हैं। कथक के 3 प्रसिद्ध घराने हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। इनके भी आप देख सकते हो कौन कौन सिंगर है। जयपुर अतरौली घराने की बात करें तो संस्थापक है उस्ताद अलादिया खान और मंदरंग भूपत खान। और ये जो घराने में, और आप यदि सिंगर की बात करेंगे तो मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, केसर भाई केरकर है जयपुर अतरौली, किशोर अमोनकर है, इंपॉर्टेंट है पूछा हुआ, किशोर अमोनकर जयपुर के, पद्मा तलवलकर और इसके अतिरिक्त मोगूबाई कुर्दीकर, अश्विनी भिड्डे, श्रुति सोदुलीकर सदोलीकर, ये सभी हैं जयपुर घराने के। और नेक्स्ट यहाँ पर बनारस घराने की बात करूँ तो कथक शैली है बनारस घराने की। और प्रसिद्ध संगीतज्ञ में शहनाई वादक, तबला वादक, अलग अलग यहाँ पर प्लेयर है संगीतज्ञ जो कि बनारस घराने से संबंध रखते हैं। शहनाई वादक में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यहाँ पर वादक भी कवर हो रहे हैं आपके रामशाह मिश्र। तबला वादक में पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज तबला। पखावज है पंडित मदन मोहन सिंह, भोलानाथ पाठक पखावज। सितार वादक है रविशंकर, पंडित एम.आर. दत्त शर्मा। सारंगी में शंभू सुमीर, गोपाल मिश्रा, हनुमान प्रसाद, नारायण विनायक, ये सभी बनारस घराने के हैं। बनारस घराने में ख्याल गायन के लिए पंडित बड़े रामदास जी, पंडित छोटे रामदास जी, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र और पंडित राजेंद्र साजन मिश्र हैं। और ठुमरी गायिकाओं में रसूलन बाई, बड़ी मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी और गिरजा देवी पूछा जाता है। गिरजा देवी ठुमरी गायक है, रसूलन बाई ठुमरी गायक। ऑलरेडी टीसीएस में 8 क्वेश्चन है। प्रमुख कथक नर्तक में नृत्य गुरु सितारा देवी और क्वीन जयंती माला। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो लखनऊ घराना यहाँ पर देखते हैं लास्ट में। तो लखनऊ घराना एक तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसकी परंपरा शुरुआत हुई। कथक का ये घराना है। और पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ईश्वरी प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, बिंदादीन महाराज, कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, मधुरिता सारंग और शाश्वती सेन, पंडित लच्छू महाराज, ये सभी लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। अगला सवाल है नुखाई किस राज्य का फसल उत्सव है? तो फसल उत्सव का और नववर्ष उत्सव का अलग से वीडियो डाला हुआ है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल विशेष की जो अपन सीरीज चल रही है उसमें मैंने 20 फसल उत्सव और 20 जो नव वर्ष के उत्सव है वो वीडियो डाला हुआ है। दिल्ली पुलिस स्टैटिक जी की आप सीरीज देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओडिशा में किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। तो पूछा है किस राज्य का? ओडिशा में किसान फसल कटाई के बाद गणेश चतुर्थी के, ये सवाल दोस्तों इस फैक्ट से ऑलरेडी टीसीएस में पूछा हुआ सवाल है कि गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद कौन सा फेस्टिवल ओडिशा में मनाया जाता है? तो वो नुखाई फेस्टिवल ही है। ऑलरेडी आस्क्ड है। नुखाई में नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। ये पश्चिमी ओडिशा के सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। और इसमें फसलों की देवी अन्नपूर्णा सहित सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। नुखाई में एक दिन पहले नए धान की बालियों के साथ चिवड़ा, मूंग, परसा पत्तों और पूजा के फूल यहाँ पर खरीदे जाते हैं। अब हिस्ट्री से 3 सवाल देखते हैं। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है जिसे आप राज राजेश्वरम मंदिर कहते हो, ये किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो यहाँ पर 3 प्रमुख चोल मंदिर की बात करें तो उसमें बृहदेश्वर मंदिर भी एक है। और ये एक तरीके से जो चोला टेम्पल है ना, ग्रेट लिविंग, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987 में घोषित है। जिसमें जो राज राजेश्वरम मंदिर जिसे आप बृहदेश्वर मंदिर कहते हो, ये चोल वंश के शासकों के द्वारा निर्मित 3 मंदिरों में से एक है जो कि द्रविड़ शैली का मंदिर है। चोल वंश ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया जो कि तमिल राजा चोल प्रथम के द्वारा निर्मित है 1003 से 1010 एडी में। और गंगाई कोंडा का चोलापुरम मंदिर भी ये चोल टेम्पल है जो कि राजराजा द्वितीय राजेंद्र चोल फर्स्ट के द्वारा। और दारासुरुम में जो ऐरावतेश्वर मंदिर है ना, वो राजराजा चोल द्वितीय के द्वारा निर्मित है। दारासुरुम में ऐरावतेश्वर मंदिर, ये तीनों ही चोला टेम्पल ध्यान रखिएगा जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में इंक्लूड किए गए। इसके अतिरिक्त इंपॉर्टेंट जो मंदिर से अक्सर सवाल आ जाते हैं टीसीएस में, एक तो कांची कैलासंथर मंदिर जो पल्लव वंश का मंदिर है। नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा, नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासक के द्वारा बनाया गया पल्लव वंश के द्वारा कांसी कैलासंथर मंदिर का ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है। नरसिंहवर्मन द्वितीय पल्लव वंश। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा? पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर कलिंगा वास्तुकला में है। ययाति केसरी ने इसको बनाया था जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट सवाल, क्रांतिकारी, ये सभी हिस्ट्री के सवाल देख रहे हैं। हिस्ट्री के 3 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। क्रांतिकारी गुप्त समाज जिसका नाम है मित्र मेला। मित्र मेला एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि क्रांतिकारियों के लिए, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर सावरकर बंधुओं ने, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1899 में मित्र मेला समाज की स्थापना की नासिक में। तो 1899 में इस मित्र 1899 में
दामोदर सावरकर यानी जो भाई है विनायक और गणेश दामोदर सावरकर, इनके द्वारा बनाया गया है ये संगठन। इसका नाम 1899 में था मित्र मेला। 1904 में इसका नाम कर दिया गया अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। आपको पूछे तो आप कहेंगे 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी, यही मित्र मेला का नाम चेंज हुआ। 1952 में इसको कर दिया भंग। देश बंधु की उपाधि किसने संबंधित है, ये हिस्ट्री का सवाल। देश बंधु की टाइटल की बात करें तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु के नाम से, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, सारी का मतलब टोटल जो इनकी इनकम थी वो मेडिकल कॉलेज और स्त्रियों के अस्पताल को दे डाली थी। ठीक है, टोटल जो संपत्ति है मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए इन्होंने दे डाली थी, इसलिए महिलाओं ने इन्हें देश बंधु की उपाधि दी। इस महान त्याग को देखकर उन्हें देश बंधु कहा जाता है, देश का भाई चित्तरंजन दास। भूगोल से 2 सवाल पूछे गए, देख लेते हैं कौन से हैं। किस राज्य में दिन या रात इनके तापमान में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है, दिन रात का तापमान समान रहता है, कौन सा स्टेट है? तो समान दिन रात का तापमान आपको केरल में देखने को मिलेगा, जो कि भूमध्य रेखा के समीप है, इसलिए यहाँ पर दिन रात का तापमान समान रहता है। यदि केरल ऑप्शन में नहीं होता तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप करेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी नज़दीक है, सबसे नज़दीक है भूमध्य रेखा के भारत के क्षेत्र की देश, जो भारत के रीजन में बात करें तो अंडमान निकोबार भूमध्य रेखा के समीप है। भूमध्य रेखा बाहर से नहीं गुजरती, इसके नीचे से जाती है। तो केरल और अंडमान निकोबार ऐसी 2 जगह हैं जहाँ पर दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है। और आपको पूछ रहा है सबसे अधिक दिन और रात के तापमान में अंतर है, जैसे कि रात का तापमान 50 चला गया, सॉरी रात का तापमान 15 डिग्री चला गया और दिन का 50 चला गया, तो 15 और 50 इस प्रकार सबसे अधिक अंतर देखने को मिलता है आपको थार के रेगिस्तान, राजस्थान वगैरह में, पश्चिमी राजस्थान। तो यहाँ पर 50 डिग्री दिन का टेम्परेचर और 15 डिग्री रात में, यानी सबसे अधिक अंतर देखने को मिलेगा थार के रेगिस्तान में दिन रात के तापमान में, और सबसे कम केरल और अंडमान निकोबार में। किस वायुमंडलीय परत में दैनिक मौसम परिवर्तनीय है? तो मौसम वगैरह परिवर्तनीय तो सबसे निचली परत है, जैसे आप ट्रोपोस्फेयर या शो मंडल बोलते हो, तो जहाँ पर सबसे अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है, मौसम संबंधित घटनाएं हैं वो सभी शो मंडल में ही होती हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत है शो मंडल, जहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं देखने को मिलती हैं, दैनिक मौसम परिवर्तन देखने को मिलता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, हाल ही के एग्जाम में एसएससी में पूछा सवाल है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मीसोस्फीयर है, सबसे ठंडी परत है। और सबसे वायुमंडल की गर्म परत है वो है थर्मोस्फीयर है, ये वाली। और बाकी यहाँ पर बात करें, सबसे निचली परत है शोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बाह्य मंडल। आपको सवाल पूछा हुआ कि सबसे अधिक घनत्व कौन से मंडल का, तो सबसे निचली परत शोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक देखने को मिलेगा। और जो समताप मंडल है, ओजोन परत कौन से मंडल में आती है? तो समताप मंडल में। पृथ्वी से जो निकलने वाली रेडियो तरंगे हैं वो कौन सी परत से टकराकर परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं रेडियो तरंगे। वायुमंडल की समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है। पूछा जाता है वायुमंडल की किस परत में तापमान एक स्थिर रहता है? स्थिर तापमान रहता है समताप मंडल में। और एक सवाल अभी सीएचएसएल में पूछा हुआ है कि क्षोभ मंडल को यानी मिश्रण का क्षेत्र है वो कौन सी परत को कहा जाता है? तो ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल को मिश्रण का क्षेत्र कहा जाता है। अब करंट अफेयर्स के 4 सवाल देख लेते हैं कौन से पूछे गए सेकंड सेट में। 2022-23 संतोष ट्रॉफी की विजेता टीम, संतोष ट्रॉफी जो कि भारत की एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, तो ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी की विजेता रही है 2022-23 में कर्नाटक टीम। कर्नाटक विजेता, उप विजेता मेघालय रही। तो संतोष ट्रॉफी 2022-23 में कर्नाटक ने कर दिया है विजेता संतोष ट्रॉफी, जो राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है सीनियर पुरुषों की। अब इससे पहले सीएचएसएल सीजीएल में ये ट्रॉफियाँ पूछी गई थी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। तो 2022-23 में विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी दोनों के विजेता सौराष्ट्र हैं। अब विजय हजारे ट्रॉफी के उप विजेता महाराष्ट्र हैं और रणजी ट्रॉफी के उप विजेता है बंगाल। और ईरानी कप की बात करें तो 2022-23 का ईरानी कप जीता है वो रेस्ट ऑफ इंडिया ने, शेष भारत ने जीता है। और सामने था 2021-22 का रणजी ट्रॉफी विजेता मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, तमिलनाडु सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगाने हेतु मार्च 2023 में नया बिल पारित किया है? ये दोस्तों सेम सवाल सीएचएसएल 2023 के करंट अफेयर्स में आ चुका। करंट अफेयर्स का पूरा वीडियो डाला हुआ 200 करंट अफेयर्स सीएचएसएल 2023, सर्च करना सीएचएसएल 2023 करंट अफेयर्स टॉप ट्रेंडिंग जीके, तो वहाँ से सवाल फर्स्ट सेट में भी देखने को मिला है, यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाया है तमिलनाडु सरकार ने मार्च 2023 में। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा? भारत में हो रहा है, अभी होने वाला है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत में हो रहा है ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। इसका मास्कट है क्रिप्टोवर्ष, क्रिप्टोवर्ष है इसका एक शुभंकर, जो पुरुष और महिला शुभंकर अलग अलग लक्षणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर क्रिप्टोवर्ष है जो लैंगिक समानता और विविधता दोनों के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो करंट अफेयर का पूछा गया है कि पीरियोडिक
जो PLFS है ना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये जो सर्वे होता रहता है 3-3 मंथ में एक तरीके से रिपोर्ट आती है। तो इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के बीच जनवरी और मार्च 2023 के दौरान बेरोजगारी दर कितनी रही। एमटीएस में करंट अफेयर्स है वो मार्च 23 तक के अब तक देखने को मिले फर्स्ट और सेकंड में। तो जनवरी मार्च 2023 के दौरान बेरोजगारी दर आपको पूछा है, महिलाओं की पूछा है, महिलाओं की बेरोजगारी दर से जनवरी से मार्च 3 मंथ में कितनी रही 2023 में शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की। तो बेरोजगारी दर है वो 9.2% रही है शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की। तो पुरुषों की बेरोजगारी दर कितनी रही है, 15 वर्ष से अधिक पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर वो 6% रही है, महिलाओं की 9.2%। और यहाँ पर ओवरऑल बात करूँ जनवरी मार्च 2023 के दौरान शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर है वो 6.8% है महिला पुरुष दोनों की। ये लगातार 3 मंथ में सर्वे होता रहता है। PLFS जो NSSO कराता है 2017 में स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल यहाँ पर अपन देखते हैं, 4 करंट अफेयर्स के हो गए। अब इकोनॉमिक के 2 सवाल कौन से वो देखिएगा। सवाल यहाँ पर इकोनॉमिक का फर्स्ट, केंद्र सरकार की कैपिटल रिसिप्ट, इसके उदाहरण कौन से। कैपिटल रिसिप्ट सभी को पता होना चाहिए, बार बार सवाल आते रहते हैं। जिससे आप पूंजीगत प्राप्तियां बोलते हो, तो पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां जो एक तरीके से लोन है ना, गवर्नमेंट का लोन है पूंजीगत प्राप्तियां। तो वे प्राप्तियां जो वित्तीय परिसंपत्तियों को घटाती हैं, जो फाइनेंशियल एसेट है उनको कम करती है पूंजीगत प्राप्तियां, और सरकार की देयता को बढ़ाती है, देयता को बढ़ाएगी, वित्तीय परिसंपत्तियों को घटाएगी। ये है पूंजीगत प्राप्तियां, जो कि ऋण और गैर ऋण दोनों हो सकती हैं। तो मूल रूप से अपन पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें ना, दीर्घकालिक लोन है गवर्नमेंट का। दीर्घकालिक विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, विभिन्न स्रोतों से लोन लेती है। जो गैर आवर्ती का लोन होता है दीर्घकालिक विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो जो लोन है एक तरीके से पूंजीगत कैपिटल रिसिप्ट है। आम जनता, विदेशी सरकार और आरबीआई के ऋण पूंजी प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से गवर्नमेंट को मिलता है। पूंजीगत आय के और आप इनकम के उदाहरण देखेंगे तो बॉन्ड पर ब्याज भुगतान, बॉन्ड है उस पर ब्याज मिलता है, कोई आप लेते हो गवर्नमेंट बॉन्ड तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा ना। स्टॉक से आपको डिविडेंड मिलता है कंपनी का, यदि लाभ हुआ है तो आपको जरूर, यदि स्टॉक ले रखा है तो वहाँ पर कुछ न कुछ परसेंटेज मिलेगा। और संपत्तियों से जो किराया, रॉयल्टी वगैरह ये सभी पूंजीगत आय हैं। और अचल संपत्तियों की यदि आप सेल्स करते हो, नियोजित एवं निवेशित पूंजी, ऋण पूंजीगत दो, लोन वगैरह ये सभी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। दूसरी ओर राजस्व प्राप्तियां कौन सी हैं, स्टॉक की बिक्री, डायरेक्ट आप स्टॉक को बेच रहे हो तो वहां पर राजस्व मिल रहा है, और स्टॉक पर आपको मिल रहा है डिविडेंड, तो वो पूंजीगत प्राप्ति है, लाभ मिल रहा है, स्टॉक पड़ा हुआ है उस पर एक तरीके से ब्याज मिल रहा है आपको। प्राप्त कमीशन और प्राप्त निवेश पर ब्याज है, कमीशन और निवेश पर ब्याज राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख उदाहरण। नेक्स्ट यहाँ पर एक अच्छा सवाल पूछा गया है, ट्रांसफर पेमेंट का पूछा गया। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब ये मत समझ लेना कि किसी को आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो, फंड ट्रांसफर, रुपए भेजते हो ना फोन पे, गूगल पे। इसका इकोनॉमिक में ट्रांसफर पेमेंट का क्या मतलब होता है, अर्थव्यवस्था में यदि आप ट्रांसफर पेमेंट देखेंगे, जैसे कि आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, उसके बदले आपसे तो उसने कुछ भी नहीं लिया ना, आपको फ्री में गिफ्ट दे दिया है, यानी एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट वो होता है जिसके बदले कोई भी चीज़ नहीं ली जाती, वो एक तरीके से फ्री होती है। जैसे आपकी लॉटरी लग गई है, उसके बदले आपने तो कुछ नहीं किया ना, लॉटरी फ्री में लग गई। और गवर्नमेंट को आप टैक्स दे रहे हो, तो गवर्नमेंट टैक्स के बदले आपको कुछ देने की गारंटी थोड़ी ले रही है, तो वो भी एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट है। आप कोई डोनेट कर रहे हो चीज़ में, ठीक है, दान दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, उस केस में आप उसके बदले हैं कुछ वापस नहीं मांगते हो, अपने मन से डोनेशन दे देते हो। किसी गरीबों को डोनेशन देंगे तो गरीब से आप कुछ तो वापस नहीं मांगेंगे, केवल दुआओं के अतिरिक्त कोई गुड्स वगैरह तो नहीं मांगेंगे ना। तो ये एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट में वापस लेने की भावना नहीं होती है। स्थानांतरण भुगतान किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन को एक तरफा भुगतान है, वन वे भुगतान है। सेकंड से आप कोई वस्तु नहीं ले रहे हो, कोई सर्विस नहीं ले रहे हो, डायरेक्टली फ्री में पेमेंट कर रहे हो, जिसने इसके बदले कोई सेवा या फिर सामान नहीं लिया है, यानी एक्सचेंज कुछ भी नहीं किया है, फ्रीली वन वे यदि आप ट्रांसफर करते हो ना, वो होता है आपका ट्रांसफर पेमेंट। अगला सवाल, पॉलिटी से 2 सवाल देख लेते हैं। अनुच्छेद 129 का पूछा, आर्टिकल 129 कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है ना, वो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, रिकॉर्ड लगता है, अभिलेख न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के जो पिछले फैसले होंगे ना, पिछले जो आपने जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो रिकॉर्ड रखे जाएंगे, ताकि आगे भविष्य में वो एज ए विटनेस, एज ए साक्षी के रूप में काम में लिया जा सके। तो अभिलेख न्यायालय के रूप में अपना सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 में, और ये सभी जो पिछले जितने भी दे चुके हैं जजमेंट, और उसके पास अब ऐसी अदालत की सभी शक्तियां होगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति। अब स्वयं की अवमानना की पिछले रिकॉर्ड में तो कुछ और बता रहा है, उसको भी गलत
ठहरा नहीं सकते हैं तो वो भी एक तरीके से दंडित रहेगा। नेक्स्ट वाले आर्टिकल 29-30 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 29-30 में आपको मिलेगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, आप यदि फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो समता और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध है 23-24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 है, 29-30 है संस्कृति और शिक्षा का, और संवैधानिक उपचारों का है आर्टिकल 32 है। विशेषकर 29 और 30 की अलग से मैं बात करूं तो आर्टिकल 29 में आपको 30 में अल्पसंख्यकों से संबंधित मिलेगा दोनों ही। तो आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करना, और आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। आर्टिकल 29-30 में ये वर्णन है। अब 29-30 में यदि आपको पूछें शिक्षा अधिकारों का चार्टर किस आर्टिकल को कहा जाता है? शिक्षा अधिकारों का चार्टर है आर्टिकल 30। और आर्टिकल 29-30 में दो क्लोज हैं, वो भी आप देख सकते हो। आर्टिकल 29(1) कहता है भारत के राज्य क्षेत्र है उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। आर्टिकल 29(2) कहता है राज्य के द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, जाति, भाषाएं इनसे किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसके क्लोज ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर क्लोज में कहीं कहीं 29 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यकों का डायरेक्टली उल्लेख नहीं मिलता, पूछ लेते हो वो सभी 29(1) और 29(2) वाला आपको दिमाग में आ रहा होगा। 29(1) और 30(1) कहता सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। और 30(2) कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देते समय राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो अल्पसंख्यक है या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें विज्ञान से 2 सवाल कौन से साइंस के, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी जो गतिशील श्यानता है, गतिक श्यानता है, उसकी सीजीएस यूनिट पूछिए, न कि एसआई यूनिट। तो गतिक श्यानता की सीजीएस यूनिट है वो स्टोक है। क्या है? स्टोक है। और गतिक श्यानता की एसआई यूनिट है वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट है स्टोक। ये गतिक श्यानता की बात कर रहा हूँ। एक जो विस्कोसिटी नॉर्मल जो श्यानता की बात करें तो श्यानता की ऐसा यूनिट होती है पास्कल सेकेंड, जिसे किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकेंड इनवर्स कह सकते हो, इसकी ऐसा यूनिट श्यानता की। और डायरेक्टली श्यानता की, गतिक श्यानता को छोड़ दो तो श्यानता की सीजीएस इकाई होती है पोइज। तो ये इंपॉर्टेंट है। श्यानता का मतलब एक दरों का वह गुण होता है जो एक तरीके से उसके बहने का विरोध करता है, किसी तरल पदार्थ के आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें रॉबर्ट हुक ने कब मृत कोशिका की खोज की थी? अब मृत कोशिका सबसे पहले खोजी गई कोशिका है जो कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज की थी, जो उन्होंने बोतल के कॉर्क के पतले टुकड़ों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा था और छोटे छोटे छिद्र नजर आए जिनको उन्होंने सेल कहा था। और आपको पूछ ले सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने और कब की थी? 1674 में जीवित कोशिका की खोज हुई, 1665 में मृत कोशिका की सबसे पहले हुई थी। 1674 में जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी और उन्हें कहा था एनिमलक्यूल्स उन्होंने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर जनगणना का एक सवाल है, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? अब साक्षरता दर वैसे तो सबसे कम बिहार की है, लेकिन विकल्प आधारित सवाल था, उसमें बिहार नहीं था। टॉप 5 जिनकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, उन टॉप 5 में से कम किसकी? आपको पता है सबसे अधिक केरल की और भारत की 74% है साक्षरता दर। अब टॉप 5 में आपको पूछा सबसे कम, यानी केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, इनमें से सबसे कम किसकी है? ये विकल्प में थे। ठीक है, तो गोवा की इनमें से सबसे कम है। सबसे अधिक केरल की है 93.91%। उसके बाद लक्षद्वीप की है 92.28%। फिर मिजोरम की है, त्रिपुरा की है, गोवा की है। तो टॉप 5 एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप की यूटी में सबसे अधिक साक्षरता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे कम वाले भी निचले भी टॉप नीचे से भी आपको 5 पता होना चाहिए। नीचे से यानी बिहार की सबसे कम है 63.82 है। बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब विविध से 4 सवाल लिख लो। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन किसका उपन्यास है? हटकर सवाल विक्रम चंद्रा का उपन्यास है रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। 2011 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला कहां पर हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था। 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप भारत ने जीता और ये 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ भी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था। तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में हुआ, जिसमें फाइनल वानखेड़े भारत में हुआ था मुंबई में। श्रीलंका के विरोधी फाइनल था जिसमें भारत ने यहाँ पर 6 विकेट से जीता था। मैन ऑफ द मैच रहे थे फाइनल में MS धोनी, और ओवरऑल 2011 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे युवराज सिंह।
और बात करूं इसके अतिरिक्त भारत ने कौन सा वर्ल्ड कप जीता, तो 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका भारत। 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये फाइनल हुआ था लॉर्ड्स लंदन में, ठीक है, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के मध्य हुआ था, जिसमें इंडिया ने 43 रन से जीत लिया था। मैन ऑफ द मैच रहे थे उस समय जब फाइनल क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 के वक्त मैन ऑफ द सीरीज़ का कंसेप्ट नहीं था, मैन ऑफ द मैच रहे थे फाइनल के, वो अमरनाथ रहे थे। भारत के कप्तान कपिल देव थे उस समय। अब तक ओडीआई वर्ल्ड कप की विजेता टीम है। अब तक 1975 से जो ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा है ना, आपको पूछ ले कौन सी टीम कब जीती है, तो शुरुआत का 1975 का वेस्ट इंडीज़ और 1979 का भी वेस्ट इंडीज़ जीती है। उसके बाद ये 4 साल बाद होता है, तो 1983 का भारत जीती है, फिर 1987 का ऑस्ट्रेलिया, 1992 का पाकिस्तान भी एक बार जीत चुकी है, 1996 का श्रीलंका जीती है, फिर लगातार 99, 2003, 2007 ऑस्ट्रेलिया जीती है, 2011 इंडिया, 2015 ऑस्ट्रेलिया, 2019 इंग्लैंड है और 2023 होप करो कि भारत जीते। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है, ये सवाल पूछा, तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की 2014 में लिखित आत्मकथा है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों की आत्मकथा आप देखेंगे, वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट फ्रॉम माई प्लेइंग डेज है, अनिल कुंबले की आत्मकथा है। ये एमटीएस 2023 में जो मई में एग्जाम हुआ था ना, उसमें आया था वाइड एंगल का, तो अनिल कुंबले की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड वीवेस लक्ष्मण की है। प्लेइंग इट माई वे बोरिया मजूमदार को ऑथर है, इसके ध्यान रखना, और बाकी सचिन तेंदुलकर की है। साइना नेहवाल की आत्मकथा है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। कपिल देव की 3 प्रमुख आत्मकथा, जिसमें बाई गॉड डिक्री, क्रिकेट माई स्टाइल, स्टेट फ्रॉम द हार्ट ये है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ है सौरव गांगुली की आत्मकथा। शैन वारन की नो स्पिन है। कंट्रोवर्शियल योर शोएब अख्तर की है। अब्दुल कलाम के जीवनी पूछ ले तो आप कहेंगे विंग्स ऑफ फायर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या, ये सभी सवाल कंप्लीट होते हुए एक सवाल नहीं मिला है, 25 में से 24 सवाल आपके सामने हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको बता दिए हैं। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और जो टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं टेक्स्ट बुक से आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके हुए ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएगा। धन्यवाद।